भारत और कनाडा के संबंध इतने तनावपूर्ण और खराब कभी नहीं रहे जितने अभी हैं। और इस पूरे मामले के एपिसेंटर में एक जो नाम है वहां से बुलाए गए, यानी कनाडा से बुलाए गए हमारे भारतीय उच्चायुक्त, उन्हें अब बुला लिया गया है। अब पूर्व उच्चायुक्त हैं संजय कुमार वर्मा। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं। संजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया में आने के लिए। आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। क्या वजह है कि आपको इस पूरे मामले में नामित किया गया कनाडा की सरकार ने, और आपके 5 वरिष्ठ राजनयिकों को, दूसरे कनिष्ठ जो नीचे के हैं, जूनियर हैं, उन्हें नामित किया जा सकता था, लेकिन आपसे लेकर 6 नंबर तक को नामित किया गया? आखिर वजह क्या? देखिए, उनके मन में क्या चल रहा है तो वो बताए तो बेहतर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मन बना लिया था इस कनाडा की सरकार ने कि भारत से रिश्ता बुरा करना है जी। और जब भी आप किसी भी देश के राजदूत को वापस भेजते हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि उस देश से आप रिश्ता अच्छा नहीं रखना चाहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपके दर्शकों को इसका एक जो बैकग्राउंड है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बता देना चाहूँगा। तो पृष्ठभूमि इसकी ये है कि 12 अक्टूबर को मुझे विदेश मंत्रालय वहाँ का, वो कहलाता है ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, वहाँ बुलाया गया और सुबह में मैं गया वहाँ पे। रविवार का दिन था और मुझको कहा गया कि आप पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं जी, और आप अपने देश से कहें कि आपकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, आपका जो राजनयिक इम्यूनिटी है, उसे वो हटाएं ताकि आपसे हम लोग पूछताछ कर सकें। और निज्जर एक बड़ा वो क्रिमिनल और टेररिस्ट आतंकवादी वहाँ का कि उसकी हत्या हुई है, उसके कारण मैं आप लोगों से पूछताछ करनी है। तो मैंने वहाँ से दिल्ली को बताया कि ऐसे ऐसी बात हुई है जी। और फिर दिल्ली में विदेश मंत्रालय के जो वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं, जो कनाडा जिनके चार्ज में है, उन्होंने यहाँ पर कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर को बुलाया और बुला के उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो है ये ट्रस्ट को हटा देता है। हम दोनों देशों के बीच एक आपस में समझने की एक पद्धति रही है, उसको आपने तोड़ दिया है। और चूंकि ट्रस्ट ही टूट गया, अब जब विश्वास ही टूट गया, तो फिर हम अपने राजनयिकों को, जो 6 को आपने नामित किया है अपने उच्चायुक्त के साथ, उन्हें वापस बुला रहे हैं। तो ये कहा गया, वापस मुझको यहाँ आना था, मुझको भी फ़ोन पे खबर कर दी गई कि आपको वापस आना है। लेकिन उसके ठीक एक दिन के बाद ईमेल के मार्फत एक अटैचमेंट आया, डिप्लोमेटिक नोट जिसको कहते हैं, राजनयिक नोट, वो एक आया और उसमें लिखा हुआ था कि भाई आपको और आपके 5 अन्य साथियों को हम अवांछित व्यक्ति, पर्सोना नॉन ग्राटा के रूप में डिक्लेयर करते हैं और उसके तहत आप 19 अक्टूबर के 11:59 रात्रि के पहले देश छोड़ दें। तो आप ये सारी बातें कह रहे हैं, क्या जिस तरह से आप लोग पाकिस्तान की बात करें, चीन के साथ ऊपर नीचे संबंध होते रहते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हाई कमिश्नर को, एम्बेसडर को, भारतीय राजनयिक को बताया जाए? क्या ट्रूडो सरकार की यह भी साजिश थी कि इस तरह का आरोप लगाकर, एक तरह से इसे आरोप ही कहेंगे डिप्लोमेटिक लेवल पे, क्या गिरफ्त में लेने की भी साजिश थी? ऐसा था, आपको लगता है? क्योंकि ट्रूडो, आप बार बार ये कह रहे हैं कि कनाडा से संबंध बेहतर है, लेकिन ट्रूडो सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। देखिए, ऐसा है इसमें कि जब तक मेरी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है जी, तब तो वियना कन्वेंशन के अनुसार, जिसके तहत जितनी ये कूटनीतिक रिश्ते बनते हैं 2 देशों के बीच, उसके तहत तब तक कोई मुझको आंच नहीं दे सकता है, कोई भी मुझको गिरफ्त में नहीं ले सकता, जैसे आपने कहा। लेकिन एक बार अगर वो जो भी डेडलाइन दिया गया है, जो एक समय सीमा दी गई है, वो समय सीमा अगर खत्म हो जाती है, तब तो उस देश का कानून कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपने कहा कि जब तक आपको आप डिप्लोमेटिक तरीके से वहां सुरक्षित थे, लेकिन आप पर हमला भी हुआ, 2 इंच से आप तलवार से बचे हैं। उस वाकये के बारे में बताएं, क्योंकि ये किसी को जानकारी ज्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत जानकारी सामने आई। आप उस वाकये के बारे में बताएं, ये हुआ कब,
ये संबंध पिछले साल थोड़े तनावपूर्ण हुए, उसके बाद हुआ, ये पहले हुआ था? जो वहाँ के संसद में प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब बगैर किसी साक्ष्य के जब अनाउंस कर दिया भारत के बारे में, और तो उसके बाद ये हुआ था, ये घटना उसके बाद हुई। जी जी। मैं एक कनाडा के एक राज्य में था, राज्य का नाम अल्बर्टा है, और वहाँ पे एक पब्लिक इवेंट था। वहाँ अपने भारतीय मूल के काफ़ी लोग थे, 150 से ज़्यादा लोग थे। उसमें बहुत सारे व्यवसायीगण भी थे, तो वो एक तरह की बिजनेस मीटिंग ही थी। और वहाँ पे जैसा अक्सर होता था वहाँ मेरे साथ, मैं तो बहुत झेल चुका इस चीज़ को। वहाँ जी। जो भी मेरे पब्लिक इवेंट होते थे उसके बाहर में खालिस्तानी टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट्स वगैरह जितने थे वो इकट्ठा हो जाते थे और वो भारत के विरोध में नारे लगाते थे। भारत के जो सिंबल्स हैं, अपना तिरंगा है, उसका अपमान करते थे। भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करते थे, विदेश मंत्री जी का अपमान करते थे, गृह मंत्री जी का अपमान करते थे, हमारे राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार का अपमान करते थे, मेरा अपमान करते थे। और तो ये एक नियम सा बन गया था कि मैं जहां भी जाऊंगा ये तो मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा और धन्यवाद दूंगा कनाडा की सरकार का कि मेरे लिए उन्होंने हमेशा मुस्तैद रखा, लोकल पुलिस और मेरे साथ में क्लोज प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं, नज़दीकी तौर पे एक RCMP के अधिकारी रहते थे और उस दिन भी वो थे वहाँ पे। तो जब मैं जहाँ पर गाड़ी रुकती है, गाड़ी रुकने के बाद जब मैं अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो नारेबाजी तो हो रही थी, तो वो पता ही था वो होनी है। और जो लोकल पुलिस थी उसने एक बैरिकेड बना रखा था अपने हाथ से। जी। तो उसको तोड़ने की कोशिश एक खालिस्तानी ने की और उसके हाथ में एक तलवार था जी। और उस तलवार को उसने आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक मुझको बात समझ में आ गई थी, तो मैंने अपने आप को पीछे कर लिया। हमला करने के लिए बढ़ाया? मैं तो यही कहूँगा जी, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये तो कहना मुश्किल है कि वो केवल डरा रहा था या हमला वास्तव में कर रहा था। लेकिन तलवार की नोक आगे आई और मेरे शरीर से कुछ 1 इंच दूर था। तब तक जो लोकल पुलिस के वहाँ पर जाबाज ऑफिसर थे उन्होंने वो देख लिया और फिर उसको धक्का देकर पीछे कर दिया। और RCMP की जो ऑफिसर हमारे साथ थे वो फिर मुझको अलग से लेकर अंदर लेकर चले गए। तो ये वाकया जो है इसके कारण मुझे अफसोस तो ये ज़रूर है कि वो इस सीमा तक जा सकते हैं। और जब यहाँ तक जा सकते हैं तो फिर भी ट्रूडो सरकार जो है साल 2015 से वहाँ है, लेकिन अभी खालिस्तानी समर्थकों की बात करें, अलगाववादियों की बात करें या फिर भारत विरोधी गतिविधियों की बात करें, आखिर अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक है या घरेलू राजनीति उनकी मजबूरी है? देखिए, ऐसा है, मैं वहाँ की जो आंतरिक मामले हैं उसके बारे में तो कोई भी कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो यही है कि धीरे धीरे ये बोल्ड होते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें ये प्रोत्साहित हो रहे हैं इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियों के लिए और इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वहाँ का जो कमीशन गठित हुआ उसमें चीन को लेकर 80 से 90% बातचीत हो रही है और भारत मामले को ट्रूडो ज्यादा तूल दे रहे हैं। आप तो वहां 2 साल से करीब रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि ऐसा ट्रूडो, भले आप घरेलू राजनीति के बारे में न बात करें, लेकिन अभी मसला ऐसा हो गया है जब भारतीय राजनयिक पे वो सवाल उठा रहे हैं तो सवाल यह भी बनता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि कमीशन में चीन के बारे में ज्यादा बात हो रही है और भारतीय मामले को तूल ज्यादा दिया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, मैं तो चूंकि भारत और कनाडा के रिश्ते को देखता था तो चीन के बारे में तो बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये आपका कहना सही है कि अधिकांश वहाँ पर जो बातचीत होती है, विमर्श हो रहा था, वो चीन के हस्तक्षेप को लेकर हो रहा था। जहाँ तक भारत का सवाल है तो उसमें पहले ऐसे समझने की कोशिश हम करें कि ये कमीशन करता क्या था। तो इस कमीशन में भारत के लिए, भारत के विषय पे एक खालिस्तानियों की तरफ से एक कौंसल था, एक वकील था, वकील है था, मैं क्यों कह रहा हूं, वकील है। उसका काम यह है कि वो आरोप लगाता था
वो आरोप आते कहां से थे? वो आरोप या तो उसके खालिस्तानी मित्र उसको बताते थे, या कुछ ऐसे सरकारी दस्तावेज थे जिसके मार्फत वो कहता था। जब उसने आरोप लगा लिया तो या तो सरकारी अधिकारी जी। या राजनीतिक नेतागण वहां पर बैठे रहते थे जो उसको और एम्पलीफाई करते थे ओके। और उजागर करने की कोशिश करते। तो और अगर ये सारे लोग खालिस्तानी अलगाववादी थे, खालिस्तान के समर्थक भी थे इनमें? ये कहना मुश्किल है, हाँ। लेकिन वहां की सरकार के अंग थे। जी जी। तो एक ने आरोप लगाया, दूसरे ने आरोप को बढ़ा चढ़ा दिया, और जो वहां पर अपने, इसीलिए ट्रूडो बोलते कि हार्ड एविडेंस मेरे पास नहीं है। जी नहीं, इसीलिए वो बोलते हैं सर, उनके पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं, और वहीं पर उन्होंने कहा। अब तीसरा जो वहां पर जुडिशियल ऑफिसर्स है, लीगल ऑफिसर्स है, वो बेचारे उसका नोट लेते हैं। अब देखिए, जब हम इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं तो जो सबसे मुख्य उसका सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जी। जिसका अर्थ यह है कि अगर किसी पे इल्जाम लगाया जाता है तो जिस पे इल्जाम लगाया गया है उसको अपने को बचाव करने का अधिकार है। ये जो एलिमेंट है, ये जो उसका एक अंग होना चाहिए था, वो है ही नहीं। तब इसका मतलब कि एक तरफा बात हो रही है, उसको आप रिकॉर्ड करके जो मर्जी हो जिस तरह से उसको आप बोल, और इसीलिए एक तरफा आरोप लगा रहे। इसलिए एक तरफा आरोप हो रहा है और एक तरफा बहस हो रही है। लेकिन 26 लोगों के प्रत्यर्पण की सूची जो दी गई है, या फिर बहुत लोगों के बारे में गिरफ्तार करने के बारे में आप लोग बोले हैं, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार बोली है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? गोल्डी बराड़ का नाम भी शायद हटाया उन्होंने। देखिए, कुछ केसेस में, कुछ फाइल्स पे एक्शन हुआ है, हाँ। और विमर्श हमसे किया गया, हाँ। लेकिन ज्यादातर फाइल ऐसी हैं, हाँ। 20 के लगभग फाइल ऐसी हैं, 21 फाइल के लगभग, जिस पर कि किसी भी ढंग की कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं तो ये मानकर चलूंगा कि वो कार्रवाई करना नहीं चाहते। आखिरकार जब हमने उनको प्रत्यर्पण की सूची भेजी तो हर एक नाम के साथ एक मोटा गट्ठर जाता है दस्तावेजों का। तो हमने जितने हमारे पास एविडेंस थे, साक्ष्य थे, सभी साक्ष्यों को, हार्ड एविडेंस, सभी हार्ड एविडेंस साक्ष्यों को वहां हम भेजते हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों देशों के की जो कानून पद्धति है वो चूंकि एक दूसरे से थोड़ी अलग है, तो कई बार पूछना पड़ता है कि अच्छा, आप ये किस सेक्शन के आधार पे कह रहे हैं कानून के, और वो वाजिब है क्योंकि ये दो अलग अलग देश हैं। तो वो भी नहीं हो, आप उसको रख के बैठ जाएं, कोई उस पर 10 साल तक कार्रवाई ना करें, तो इसको मैं क्या मानूं? गोल्डी बराड़ के साथ क्या किया? संक्षेप में जाऊंगा सर, वक्त भी कम है आपके तो पास। उसमें ऐसा हुआ कि हम लोगों ने बताया था गोल्डी बराड़ कौन है और किस तरह से वो वहां पर अलग अलग तरह के धंधे करता है, गैर कानूनी। तो वहां पर एक सिविक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बोलो, BOLO। तो बोलो जो है वो पब्लिश करता है, वो प्रकाशित करता है उस लिस्ट को। तो उस लिस्ट में उसका नाम डाला गया, तो हमें बड़ी खुशी हुई। मुझको यह लगा कि चलो कुछ तो हुआ, और लेकिन फिर अचानक उसका नाम गायब हो गया। पूछा आपने क्यों हुआ? पूछा हम लोगों ने, कोई भी उसका सही हमारे हिसाब से सही स्पष्टीकरण न मिला। बहुत सारे भारतीय छात्र रहते हैं, 3 लाख से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग हैं, 30,000 से अधिक भारतीयों को वहां हर साल परमानेंट सिटीजनशिप भी मिलता है। इस खराब संबंध का असर क्या पड़ेगा, और क्या भारतीय छात्रों पर भी खालिस्तानी अलगाववादी असर डाल सकते हैं, या उनकी जान को खतरा है? देखिए, अगर भारतीय मूल के लोगों को हम देखें तो लगभग 20 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, और जो भारतीय नागरिक हैं जो वहां पर रह रहे हैं काम करने के लिए या किसी और ढंग से, और उसमें छात्र भी शामिल हैं, 10 लाख लगभग वो हैं। तो कुल मिलाकर 30 लाख भारतीय मूल के और भारतीय नागरिक हैं वहां पे। जो खालिस्तानी समर्थक हैं और खालिस्तान समर्थक हैं, और जो खालिस्तानी अलगाववादी और कट्टरपंथी लोग हैं, उन लोगों ने वहां पर धमकियां बहुत तेरे दी हैं। धमकियों में ये कहा जाता है तुम भारत चले जाओ, धमकियों में ये कहा जाता है कि जो हिंदू कैनेडियन है वो वापस भारत जाए। उनको ऐसा लगता है कि वो शायद कनाडा का नागरिक नहीं है, वो भी कनाडा का नागरिक है, उसी कनाडा का नागरिक है। उसके बाद जो हमारे मंदिर हैं उनको वैंडलाइज किया गया, उस पर कुछ कुछ गलत चीज़ें लिखी जाती हैं, मूर्तियों को। भारतीय छात्र और उनके अभिभावकों के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए बहुत सिंपल सा मैसेज है कि जब भी आप वहां भेजते हैं जी, तो आप जानकर भेजें कि वहां पर स्थिति क्या है। अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में भेजें, ऐसे कॉलेजेस में ना भेजें
जो कि केवल बिजनेस के लिए वहाँ लगाया गया, जहाँ पर कि पूरे सप्ताह में एक क्लास होगा और बाकी समय बच्चे घूमते फिरेंगे, वो कुछ उल्टी सीधी नौकरियाँ करेंगे और अब नौकरियाँ भी नहीं उपलब्ध हैं वहाँ पे, रहना मुश्किल है, जगह महंगी है, खाने की परेशानी है। इसके कारण वो बच्चे जो चरमपंथी हैं उनके चंगुल में फंस सकते हैं और उन्हें गुमराह किया जा सकता है। अभिभावकों से मेरा यह कहना है कि आप अपने बच्चों से रोज हर हमेशा बात किया करें, उनकी स्थिति जानने की कोशिश करें, उन्हें यह समझाएं कि अगर आसपास में वो कोई भी संदेहास्पद गतिविधि या वस्तु देखते हैं वो तुरंत वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें। आखिरी 2 सवाल है सर, इसके आगे क्या भारत कनाडा के संबंध के बारे में? ट्रूडो सरकार अगर चली जाएगी तो आपको लगता है संबंध बेहतर हो जाएंगे और क्या शर्त होगी बेहतर संबंध के लिए? देखिए, भारत और कनाडा हमेशा से अच्छे मित्र रहे हैं और अच्छे मित्र रहने चाहिए। दोनों हम लोग गणतंत्र हैं, दोनों हम लोग प्रजातंत्र हैं, तो वो होना चाहिए और वो आगे चलना चाहिए। ये एक समय है जिसको मैं एबरेशन कहूँगा, जो इस तरह की बात हो गई है, ये इतर है जो सामान्य है उससे। और जो आगे मैं देख रहा हूँ उसमें संबंध अच्छे होने चाहिए। लेकिन ट्रूडो सरकार जिम्मेदार है तो वो सरकार जाएगी तो आपको लगता है संबंध बेहतर होंगे, और शर्त क्या है? देखिए, सरकार वहां कौन रहती है ये तो कनाडा के लोग तय करेंगे और उसमें मैं आगे नहीं जाना चाहूंगा। और मुझे ये उम्मीद है कि चाहे जो भी सरकार हो वह यह सोचेगी कि भारत से रिश्ता रखना क्यों जरूरी है और भारत किस तरह से उन्हें बेनिफिट कर सकता है और हम किस तरह से कनाडा से बेनिफिटेड हो सकते हैं। लेकिन एक बात और, हमारा एक उसमें बहुत बड़ा कंडीशन है और वो यह है कि जो हमारे भारत की अखंडता की तरफ बुरी निगाह रखते हैं उन्हें कंट्रोल करें, उन्हें इजाजत मत दें। खालिस्तानी अलगाववादी, उन्हें आप इजाजत न दें कि आपकी धरती को इस्तेमाल करके वो भारत की तरफ बुरी नजर डालें। अंतिम सवाल करूंगा सर, नेटवर्क 18 ने एक व्यापक सर्वे किया, उसमें करीब 5000 लोग शामिल हुए और करीब 2500 लोगों के आंकड़े हम लोगों ने लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके आंकड़े को शामिल नहीं किया जा सकता था जेन्युइन वजहों से। आप ये बताएं कि उसमें जो भारत का पक्ष है उसी को देश की जनता भी, जो सर्वे में जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उसी का समर्थन करे। ट्रूडो को करीब 80% लोग जिम्मेदार मानते हैं मौजूदा स्थिति के लिए। तो कैसे इस सर्वे में जो फाइंडिंग्स आए हैं आप कैसे देख रहे हैं? ज्यादातर वही फाइंडिंग्स है जो भारत सरकार का पक्ष है। देखिए, हम तो प्रजातंत्र हैं जी, अगर ज्यादातर प्रजा यही कहती है तो फिर वही देश की नीति है। सर, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा ने भारत का वो तमाम पक्ष रखा और कनाडा के अंदर की बातें भी बताई कि आखिर क्या कुछ हुआ था। हमारे पास इस वक्त सुरक्षित मौजूद है भारत सरकार के फैसले की वजह से कि आने वाले वक्त में इनकी सुरक्षा को कोई खतरा न हो। लेकिन एक बात तय है कि तब तक कनाडा से संबंध नहीं सुधरेंगे जब तक वहां की सरकार खालिस्तानी अलगाववादियों को अपना समर्थन देना बंद नहीं करती।